मैं डॉक्टर निर्भय सिंह, शिक्षक गुरु नानक खालसा इंटर कॉलेज सुभाष नगर बरेली, आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के साथ। त्रिकोणमिति हमारे लिए कुछ नया नहीं है। छात्रों, हम त्रिकोणमिति का अध्ययन कक्षा 9 में कर चुके हैं और हमने त्रिकोणमिति से संबंधित कई सूत्रों को पढ़ा है और उनको समझा है, और अब हम कक्षा 10 में भी उससे आगे त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति का अध्ययन कक्षा 10 के बाद कक्षा 11, कक्षा 12 और जैसे जैसे हम आगे क्लासों में, डिग्री क्लासेस में भी जाएंगे तो त्रिकोणमिति का अध्ययन हमें करना होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है गणित का, और ये चैप्टर जब तक हम गणित पढ़ेंगे तब तक हमारे साथ रहेगा, या यूं कहिए कि हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। अब चूंकि ये हमारा साथ नहीं छोड़ेगा और बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना होगा। अच्छे से इसके जो सूत्र हैं, इसकी बारीकियां हैं, उनको अच्छे से हमको ध्यान रखना होगा, और इसका महत्व गणित के साथ साथ भौतिक विज्ञान की में भी इसका काफ़ी महत्व है, और दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व है इसका। इसलिए प्रिय छात्रों, हमको त्रिकोणमिति को बहुत ध्यान से समझना है, और जो सूत्र, जो इसकी अवधारणाएं आएंगी, हम साथ साथ उनको क्लियर करते चलेंगे। 9th में जो पढ़ा है उसको भी पुनः एक बार हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि 9th में पढ़ा है तो अब उसको दोबारा यहाँ रिवाइज नहीं करेंगे, हम थोड़ा उसको भी जोड़ के चलेंगे ताकि आपको ध्यान आ जाए कि आपने पढ़ा क्या है। अब त्रिकोणमिति के हम महत्व की बात करते हैं। दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। जैसे हम कहीं खड़े हुए हैं और सामने हमारे बहुत ऊंची मीनार खड़ी हुई है, और हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस मीनार की ऊंचाई बहुत ऊंची, चूंकि मीनार है ये, तो हम इसकी ऊंचाई नाप नहीं सकते ऐसे। तो हमें इसका आसान एक तरीका क्या है कि हमारी आंख से, जहां पे ये खड़े हैं, एक व्यक्ति खड़े हैं, इनकी आंख से मीनार की चोटी का जो कोण बनना होगा, वो कोण हमें ज्ञात हो, और मीनार से कितनी दूरी पर हम खड़े हैं ये ज्ञात हो। तो ये ज्ञात होने पर हम इतनी ऊंची मीनार की लंबाई को नाप सकते हैं कि ये मीनार कितनी ऊंची है। ऐसे ही दैनिक जीवन में इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जिसके कारण इसको हमें आगे तक पढ़ना है। त्रिकोणमिति को ये महत्वपूर्ण है। त्रिकोणमिति को हम इसके नाम से जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि तिर। तिर का मतलब हम देख रहे हैं, तिर यानी कि 3, कोण यानी कि कोण, एंगल, और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि मापन। तो तिर यानी 3 कोण और माप, यानी कि 3 कोणों की माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम इंग्लिश में देखें, हम त्रिकोणमिति को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जैसा कि इसके नाम से है, ट्रिगोनोमेट्री। इसको हम देखें, ट्री का मतलब होता है 3, ट्राई, और गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री यानी कि माप। तो अब हम इससे हमने क्या सीखा? इससे हमें स्पष्ट हो रहा है 3 भुजाओं की माप। अब हम इन दोनों को कंबाइन करें। क्या? वहां से हमने देखा, त्रिकोणमिति से हमको पता लग रहा है ये 3 कोणों की माप है, और ट्रिग्नोमेट्री से हमको पता लग रहा है कि 3 भुजाओं की माप है। अगर हम अब इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करें तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि सही मायनों में, सरल शब्दों में, त्रिकोणमिति का अर्थ है 3 कोण और 3 भुजाओं की माप। यानी कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम 3 कोण और 3 भुजाओं की माप का अध्ययन करेंगे। अब 3 भुजाएं और 3 कोण काय में होंगे? ये त्रिभुज में होंगे, हम सीधे से जानते हैं, पिछले कक्षा में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या है?
ये त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं, 1 2 और 3 कोण हैं हमारे, 3 भुजाएं 3 कोण, यानी कि ये त्रिभुज है। और दूसरा भी रूप एक त्रिभुज का हो सकता है, ये सामने हमारे है, इसमें भी देखिए आप 3 भुजाएं हैं और 1 2 3 कोण हैं, 3 भुजाएं 3 कोण। ऐसे एक और त्रिभुज की हम बात करें, ये त्रिभुज भी है, इसमें भी हमारी 1 2 और 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं, 1 2 3। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, एक कोण 90 डिग्री का है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, जैसा कि हम देख रहे हैं। अब समकोण त्रिभुज के बारे में छात्रों हमने कक्षा 9 में पढ़ा है, हमने इसको काफी विस्तार से कक्षा 9 में पढ़ाया गया है, उससे पहले भी हमने इसको पढ़ा है। तो हम इसके आगे समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज हमारे सामने है, त्रिभुज ABC। अब इसमें हम देख रहे हैं कोण भी कितना है हमारा, 90 डिग्री का कोण है ये, और कोण भी 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज की पहचान है, हमने पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ा है। दूसरी इसकी क्या इक्वालिटी होती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC क्या है हमारे सामने, AC है कोण B के सामने की भुजा, वो सबसे बड़ी भुजा, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा है, उससे पहले भी पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी होगी, ये पाइथागोरस प्रमेय का है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये रहा समकोण त्रिभुज, क्या कि एक कोण 90 डिग्री का और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब आगे हम एक त्रिभुज देखते हैं, ये थोड़ी देर के लिए ये त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी 90 डिग्री है। अब हम इसको एक परिवार मान लें थोड़ी देर के लिए, भाई अपना एक परिवार होता है और उस परिवार में क्या होता है, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं और सदस्य भाई आपस में रिश्ते भी होते हैं, उनके आपसी संबंध भी होते हैं सबके, कोई ना कोई भाई जैसे पिता पुत्र भाई बहन, इस तरीके से आपसी रिश्ते होते हैं और हर किसी का एक नाम होता है, उसमें इंडिविजुअल नाम होगा एक का परिवार में, क्योंकि सबकी अलग अलग पहचान होगी, तो पहचान रखने के लिए सबके अलग अलग नाम होंगे उनको। और वो नाम किसके, आपको अगर पुराने समय में हम देखें तो क्या होता था, नाम कौन रखता है, जो घर का मुख्य व्यक्ति होता है, जिसे हम घर का मुखिया कहते हैं, वो क्या करता है, उसके आधार पर सबके नाम निर्धारित हो जाते हैं, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। तो त्रिभुज को भी थोड़ी देर के लिए हम एक परिवार मान लें, तो हम क्या देखेंगे त्रिभुज में, अगर हम परिवार माने तो अब इसके सदस्य कौन कौन हो गए, त्रिभुज के 3 भुजाएं हो गई सदस्य हमारी, भुजा AB BC और AC, 3 भुजाएं हो गई और 3 कोण इसके सदस्य हैं, कोण A कोण B जो 90 डिग्री का है और कोण C, तो 3 इसके क्या हो गए, ये कोण हो गए। तो कुल इस त्रिभुज परिवार के अगर हम देखें तो कुल कितने सदस्य हुए, 6 सदस्य हो गए, यानी कि एक परिवार यानी त्रिभुज परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, 6 सदस्यों की संख्या है। अब एक चीज और हम इसमें करें, अब आपसी संबंध की बात करें, क्या होंगे, पहले हम नाम दे दें इनको, क्या नाम होगा। भुजा, हम नीचे वाली भुजा की बात करते हैं, तो भुजा AB, ये पूरा त्रिभुज हम देख रहे हैं ना, हमने इसमें मुखिया किसे मान दिया, भाई एक कोण को मुखिया कहना पड़ेगा, कोण B हमारा 90 डिग्री का समकोण है, तो एक कोण को हमें मुखिया मानना पड़ेगा, मुखिया के आधार पर तो हम नाम रखेंगे। तो हमने किसे कह दिया, कोण A को मुखिया कोण, मुख्य कोण कह दिया है, थीटा, उसको हमने थीटा से, ये जो सिंबल है ये थीटा का है, इससे हम कोण को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस थीटा को हमने मुखिया कह दिया। अब इसके आधार पे हम नाम रखेंगे। AB भुजा को हम देख रहे हैं कि ये आसन भुजा है, आसन भुजा,
जैसा कि इसके नाम से हम देख रहे हैं, त्रिभुज इस पे आसन लिया हुआ है, इस पर बैठा हुआ है पूरा, इसलिए हम इसको आसन भुजा कह रहे हैं, और इसे हम आधार भी कहते हैं। अब थीटा के सामने की हम भुजा देखें, BC, BC थीटा की सम्मुख भुजा है, सामने की भुजा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सम्मुख भुजा यानी कि लंब कहेंगे। दो भुजाओं के तो नाम हमने दे दिए। एक भुजा हमारे सामने, तीसरी भुजा AC और बची। तो AC भुजा क्या, 90 डिग्री के सामने की भुजा है, और ये क्या होगी, कर्ण। इसे क्या कहेंगे, कर्ण। यानी कि त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा है वो हमारी क्या होगी, कर्ण होगी, उसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने तीन भुजाएं हमारे पास हो गई भाई। एक भुजा क्या, आधार, एक लंब और एक कर्ण, यानी कि तीन भुजाएं हमें ये आपस में प्राप्त हो गई। अब क्या होगा, अब इन तीन भुजाओं के बीच में आपस में, जैसे भाई घर में परिवार के सदस्यों के बीच में रिश्ता होता है, तो इनके बीच में भी कोई ना कोई रिश्ता होगा। क्या रिश्ता होगा, लंब और कर्ण के बीच में एक रिश्ता होगा। अगर उल्टा करें हम, जैसे लंब और कर्ण के बीच में रिश्ता हुआ, ऐसे क्या कर्ण और लंब के बीच में उसका विपरीत भी तो रिश्ता होगा। जैसे भाई पिता पुत्र, पुत्र पिता, रिश्ता एक ही है, लेकिन हम इसके दो नामों से इसको कह सकते हैं, पिता पुत्र, पुत्र पिता, एक का विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार से एक तो संबंध हुआ लंब कर्ण, दूसरा क्या हुआ उसका विपरीत, कर्ण लंब। इसी प्रकार क्या हो गया, दूसरा संबंध लंब और आधार के बीच हो गया। अगर उसका विपरीत करें तो आधार और लंब के बीच में एक संबंध हो गया। ऐसे लंब और आधार और कर्ण के बीच में एक संबंध हो गया, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, कर्ण और आधार के बीच में संबंध हो जाएगा। तो कुल वैसे तो अगर देखें तो हम तीन संबंध हुए। एक संबंध क्या हुआ, लंब कर्ण के बीच में हुआ, एक संबंध लंब और आधार के बीच में हुआ, एक संबंध आधार और कर्ण के बीच में हुआ। तीन संबंध हुए, और तीन इनके विपरीत, तो कुल मिला के कितने संबंध हुए, 6 संबंध हुए हमारे पास। पहला जो संबंध है वो क्या कहलाएगा, ज्या, और दूसरा संबंध कोज्या। उसके बाद तीसरा जो संबंध होगा वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, स्पर्शज्या कहते हैं। और उसके बाद जो चौथा संबंध है उसको कोटि स्पर्शज्या। उसके बाद नेक्स्ट पांचवा संबंध है व्यूकोज्या, और छठा संबंध है व्यूज्या। तो हम इसके नाम से ये हमने 1 2 3 4 5 6 संबंध हमारे पास हो गए। लेकिन इसमें हम एक चीज जरा ध्यान दें, सबसे पहला संबंध क्या है, ज्या, और छठा संबंध क्या है, व्यूज्या। व्यू का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उसका विपरीत हो गया। तो ज्या और व्यूज्या एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। ज्या का विपरीत क्या है, व्यूज्या। ऐसे ही क्या, कोज्या, और कोज्या का विपरीत क्या है, व्यूकोज्या, व्यू का मतलब व्युत्क्रम। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गया, कोज्या का विपरीत व्यूकोज्या, और स्पर्शज्या का विपरीत क्या है, कोटि स्पर्शज्या। तो सही में हमें यहां से देखने से पता लग रहा होगा संबंध तो तीन हैं, और तीन उनके विपरीत हैं। इस प्रकार 3 और 3 मिला के कितने संबंध हुए, 6। लेकिन अब हम एक चीज और देखें इसमें, ये नाम बड़े कठिन है, और चूंकि हमको ये हमेशा आगे तक याद रखना है, क्योंकि अभी हमने प्रारंभ में बात करी कि त्रिकोणमिति बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इसका साथ हमेशा हमारे साथ बना रहेगा, तो हम इसको याद करने में थोड़ी तकलीफ है। तो थोड़े इसके सरल नाम क्या दिए, गणितज्ञों ने रखा इनको, क्या कहा, इंग्लिश में कह दिया, ज्या को क्या कह दिया, साइन, और कोज्या को क्या कहा इन्होंने, कोसाइन। स्पर्शज्या का नाम इन्होंने दिया टेंजेंट, और कोटि स्पर्शज्या का नाम इन्होंने दिया कोटेंजेंट। इसी प्रकार व्यूकोज्या को इन्होंने क्या कहा, सेकेंट, और व्यूज्या को इन्होंने कहा कोसेकेंट। तो इस प्रकार इन्होंने ये 6 नाम इंग्लिश में दिए। अब थोड़े से सरल हुए, लेकिन फिर भी अभी भी क्या है, ये बड़े हैं, अभी भी बड़े हैं, पहले के तुलना में सरल हैं, लेकिन अभी भी कठिन हैं, थोड़े बड़े हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको भी और सरलीकरण इनका किया जा सकता है। साइन को क्या कह दिया शॉर्ट में, SINE जो था उसको क्या कह दिया SIN, साइन, और थीटा
अब थीटा क्या है यहाँ पे, इसे भी समझ लेते हैं हम साथ साथ में। अभी हम क्या कह रहे थे, थीटा क्या है, मुख्य कोण यानी कि मुखिया। अब हम इसको यहाँ समझने के लिए एक मैं उदाहरण आपको दूं। भाई हम सबने हरवंश राय बच्चन का नाम सुना होगा, और हरवंश राय बच्चन का पुत्र कौन थे, अमिताभ, और उनका क्या नाम रखा गया, अमिताभ बच्चन। इसी तरीके से अमिताभ बच्चन के पुत्र हुए अभिषेक, और उनका नाम क्या रखा गया, अभिषेक बच्चन। तो इस तरीके से ये जो थीटा है हमारे सामने, ये क्या कर रहा है, मुखिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मुखिया को बता रहा है कि मुखिया कौन है। तो जो लास्ट में जो टाइटल लगता है ना, वो क्या बताता है, मुखिया को प्रेजेंट करता है, जिससे कि हमें मुखिया का एहसास होता है कि मुखिया है कौन। तो थीटा भी यहाँ यही काम करेगा, ये बता रहा है कि मुख्य कोण कौन सा है, जो थीटा है वो हमारा मुख्य कोण है। और क्या किया, ऐसा ही यानी साइन को शॉर्ट में ऐसा ही साइन कह दिया। ऐसे कोसाइन को हम क्या कहेंगे, कॉस कहेंगे, कॉस थीटा, थीटा मुखिया है। हमने क्या कहेंगे, नाम को छोटा कर दिया। जैसे हमारे घर में कोई है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अब घर का सदस्य तो उसका बार बार नाम लेना पड़ेगा। कोई वीरेंद्र प्रताप सिंह, तो उसका भी नाम हमको बार बार लेना होगा। तो हम घर में क्या करते हैं, ऐसे नामों को जो लंबा नाम होता है उनको छोटा कर देते हैं। वीरेंद्र प्रताप सिंह को हम शॉर्ट में क्या कह देंगे, वीरू, और धीरेन्द्र प्रताप सिंह को शॉर्ट में क्या कह दिया, धीरू। तो हमने भी, चूंकि हमको ये बार बार रिपीट करना है, तो हमने इनको शॉर्ट में इनका नाम क्या रख दिया, ये जो हमारे पास कोसाइन था हमने शॉर्ट में क्या कह दिया, कॉस थीटा। ऐसे ही जो टेंजेंट है इसको शॉर्ट में हम क्या कह देंगे, टेन थीटा, और कोटेंजेंट को शॉर्ट में हम कहेंगे कॉट थीटा, और सेकेंड को शॉर्ट में सेक थीटा, और को सेकेंड को हम शॉर्ट में क्या कह देंगे, कॉसिक थीटा। अब हमारे पास क्या नाम हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। अगर थीटा क्या है, मुख्य कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक। अब नाम आसान हो गए, अब हम इन्हें आराम से बोल सकते हैं। तो ये अब हम इन नामों को यहाँ पे बोलेंगे, और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम याद रखेंगे। अब हम त्रिकोणमितीय संबंध को पढ़ते हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। पहला संबंध अभी हमने पढ़ा था, क्या था, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। उसके बाद अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जो संबंध है कॉस थीटा किसे दिखाता है, आधार बटे कर्ण को, आधार और कर्ण में संबंध। ऐसे ही समान हमारे सामने टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, यानी कि ये लंब और आधार के बीच के संबंध को दिखाता है। उसके बाद कॉट थीटा आधार बटे लंब, टेन थीटा क्या था, लंब बटे आधार, कॉट क्या हो गया, आधार बटे लंब, उसका यानी कि विपरीत हो गया। इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, सेक थीटा हमारा जो कॉस था, कॉस क्या था, आधार बटे कर्ण, और सेक क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार कौशिक थीटा क्या हो गया, कौशिक थीटा साइन थीटा पे देखिए, नजर डालिए, वहां था लंब बटे कर्ण, और हमारा कौशिक क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। ये उसका व्युत्क्रम हम पहले ही बता चुके थे। व्युत्क्रम है त्रिभुज में अगर हम देखें तो जो हमारे पास लंब यानी कि आधार और कर्ण जो 3 संबंध थे, इन तीनों संबंधों को ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा है वो लंब और कर्ण में संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा आधार और कर्ण में संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात टेन थीटा लंब और आधार में संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। तो 3 तो ये मुख्य हैं, बाकी के 3 हम देखिए सामने से विपरीत हैं। जैसे कॉट टेन का विपरीत, जैसे टेन लंब बटे आधार था, कॉट आधार बटे लंब। सेक कॉस का विपरीत हो गया, कॉस हमारे पास आधार बटे कर्ण था और सेक क्या हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया। इसी प्रकार कौशिक क्या हो गया, साइन का उल्टा हो गया, यानी कि
कर्ण बटे लंब। इस प्रकार ये 3 मुख हैं और 3 उनके विपरीत, कुल मिलाके ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे सामने हैं और इन्हें हमें बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, इनको याद कर लेना है। इन्हीं के ये बेस है हमारी त्रिकोणमिति का। आगे चल के हम इन्हीं के माध्यम से आगे की जो समस्याएं होंगे, प्रश्न होंगे, उनको हल करेंगे। अच्छा, एक चीज और, हम इसको याद कैसे रखें? अब याद रखने में भी हमको एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? याद रखने के लिए हमने अगर लंब को L से दिखाया, आधार को A से दिखाया और कर्ण को K से दिखाया, यानी कि लंब को हमने कैपिटल, कोई इंग्लिश का एक शॉर्ट में लंब को L से दिखा दिया, आधार को A से और कर्ण को K से। अगर हम इससे इसको प्रदर्शित कर दें इन प्रतीकों से, तो एक हम चीज याद रखेंगे, लाल बटे कका, यानी कि LAL लाल बटे KKA कका, लाल बटे कका, जहां L और A और K क्या है ये ऊपर लिखा हुआ है, ये हमने आपको बता दिया। तो अब ये क्या लाल बटे कका क्या प्रदर्शित करेगा? आप देखिए, L पहला समझ लीजिए, L अपॉन K, L लंब बटे कर्ण क्या प्रदर्शित करेगा? साइन। ये किस संबंध को प्रदर्शित कर रहा है? साइन को। और आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसे प्रदर्शित कर रहा है? हमारा कॉस को। ये कॉस के में जो संबंध प्रदर्शित करता है वो आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार यानी कि tan संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। तो 3 ये हो गए, बिल्कुल बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। पहला अनुपात साइन, दूसरा अनुपात कॉस और तीसरा अनुपात tan। अब उल्टा करते हैं हम, tan का उल्टा करेंगे कॉट, L अपॉन A की जगह A अपॉन L हो जाएगा, ये कॉट हो गया। ऐसे ही K अपॉन A क्या हो गया हमारा? ये सेक हो गया, और K अपॉन L क्या हो गया? कौशिक हो गया। तो 3 तो संबंध हमारे थे और 3 उनके विपरीत। तो हम इनको अब आसानी से याद रख सकते हैं लाल बटे कका से। पहले 3 संबंध साइन कॉस tan, और उसके विपरीत के 3 संबंध tan सेक और कौशिक। इस प्रकार ये 6 त्रिकोणमितीय संबंध हुए। अब इन संबंधों में भी आपस में भी एक संबंध होता है। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनके आपस में भी एक संबंध है। क्या संबंध होता है? अभी जैसा कि हम इनके सामने हमारे है, हम देख भी रहे हैं, क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा और कौशिक थीटा को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कौशिक थीटा। और इसके बाद कॉस थीटा देखें, कॉस थीटा और सेक थीटा, तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और सेक थीटा क्या है? कर्ण बटे आधार। तो इसलिए ये क्या हो गया? कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा है, ये विपरीत है इसका। इसी प्रकार tan और कॉट के संबंध पर हम ध्यान दें, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं, लंब बटे आधार और आधार बटे लंब। तो क्या होगा यहाँ? यानी कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा। एक दूसरे के हम कह रहे हैं विपरीत होते हैं। इसी प्रकार कॉस को लिखा 1 अपॉन सेक थीटा, तो यहाँ सेक को क्या लिख सकते हैं हम? सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉशिक थीटा, साइन को हमने क्या लिखा? साइन थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन कॉशिक थीटा, और हमने कहा साइन और कॉशिक विपरीत है, जैसा कि हमें लग रहा है, वहां लंब बटे कर्ण, यहाँ कर्ण बटे लंब। तो ये क्या हो जाएगा? कॉशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास जो हैं, ये क्या हैं? 3 जो है मुख्य हैं, 3 उनके उल्टे हैं। कुल मिलाके ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के विपरीत हैं। साइन किसका विपरीत? कॉशिक का, कॉस सेक का, और tan कॉट का। ये त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के विपरीत हैं। और भी एक इनमें एक संबंध होता है, जो आपस में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनमें एक संबंध और होता है। वो क्या है हमारा? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, यानी कि टेन साइन कैस जो मुख्य थे, टेन साइन और कॉस, उनमें भी एक संबंध है हमारा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, हमें इसे भी ध्यान रखना होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कैसे है, इसे भी हम देख लें। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का से, ध्यान करिए क्या था साइन थीटा, साइन थीटा था लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण। अगर हम इसको देखें, कर्ण से कर्ण कट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, लंब बटे, यानी कि L अपॉन A, यानी कि लंब बटे आधार। L से हमने लंब को प्रदर्शित किया था और A से हमने आधार को प्रदर्शित किया था। तो इस प्रकार ये क्या बचा हमारे पास, लंब बटे आधार। और अब ध्यान करिए, लाल बटे कका से ही ध्यान कर लिए, लाल सबसे लास्ट में L और कका के सबसे लास्ट में A, L अपॉन A, लंब बटे आधार क्या था, टेन थीटा। तो हमारे पास टेन थीटा आ गया। तो इस प्रकार इस सूत्र को हम ध्यान रखेंगे कि टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार और क्या है हमारे पास, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, चूंकि टेन और कॉट हमने बताया एक दूसरे के विपरीत हैं, तो टेन थीटा जब साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया तो कॉट उसका विपरीत क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको भी समझ लें ये कैसे होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस को ध्यान करिए क्या था, आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, कर्ण से कर्ण क्या हुआ, कट गया, और क्या बचेगा हमारे पास, आधार बटे लंब। जो लाल बटे कका में टेन के नीचे विपरीत वाले अनुपात पर देखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यहां आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये सूत्र हमारा, इसको हम समझ लें कि कॉट थीटा अगर कहीं पे है तो उसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। अब एक त्रिभुज जो हमने पहले देखा था, उस त्रिभुज पर हम फिर गौर करें। इस त्रिभुज में हमने मुख्य कोण यानी कि मुखिया किसको माना था, कोण ए को हमने थीटा कहा था, और क्या कहा था कि मुख्य कोण के सामने की भुजा लंब थी, और ये वाली भुजा क्या है, आधार ए भी भुजा थी, और 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को हमने क्या कहा था, कर्ण कहा था, यानी कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण है। अब हम अगर मुखिया को बदल दें, भाई 90 डिग्री का कोण तो 90 डिग्री का है, उसमें तो हम नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर हमने जो मुख्य कोण यहाँ कोण ए माना था, अगर हम कोण अब क्या मान लें, हम मुख्य कोण सी मान लें, तो कोण सी अगर हम मुख्य कोण मान लें तो परिवार के जो यानी कि त्रिभुज के जो सदस्य थे उनके नामों में क्या परिवर्तन होगा, इसको भी हम एक बार ध्यान में रख लें। 9th में भी हमने इसको पढ़ा था, और यहाँ पे भी एक बार कोई कंफ्यूजन ना हो आगे, क्योंकि इसका उपयोग एक्सरसाइज में होना है। जो आगे हम एक्सरसाइज हल करेंगे और उसमें बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, तो ये हमको जानकारी होनी चाहिए। 9th में पूरी एक्सरसाइज थी और हमने इनको हल भी किया था कि लंब दे रखा है तो कर्ण को निकालना, कर्ण दे रखा है तो कोई 3 में से लंब, आधार और कर्ण 2 चीज़ दे रखी होती थी, और तीसरी हमको ज्ञात करनी होती थी, तीसरी भुजा। तो हम वहाँ पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार ध्यान से हम यहाँ समझ लें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको दूर कर लें कि अगर हमने मुखिया को यहाँ कोण सी कह दिया, तो अब अपने दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल अच्छे से कि मुख्य कोण के ठीक सामने की भुजा लंब होती है, तो कोण सी हमने यहां मुख्य कोण माना, उसके सामने की भुजा ए भी लंब हो गई। अच्छा, एक चीज और हमने पढ़ी थी, क्या, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, AC कर्ण होगी। मुख्य कोण चाहे ए हो चाहे सी हो, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्ण 90 डिग्री के ठीक सामने की जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमेशा कर्ण रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लंब में परिवर्तन हो गया, क्योंकि ऊपर वाले त्रिभुज में
हम किसे कोण ए को मुख्य कोण मान रहे थे, इसलिए उसके ठीक सामने की भुजा लंब थी। अब इस त्रिभुज में हम कोण सी को मुख्य कोण मान रहे हैं, तो उसके सामने की भुजा ए भी लंब होगी, और जो एक भुजा लंब हो गई, एक कर्ण हो गई। अब तीसरी जो भुजा बची ये भुजा आधार होगी, यानी कि तीनों भुजाओं का इस प्रकार से नामकरण हो जाएगा। ये सब समझने के बाद हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होता है इसको समझ लिया। लंब, आधार, कर्ण, इनमें क्या संबंध होता है और उसको कौन सा अनुपात कहते हैं, साइन, कॉस, टेन जो भी कहते हैं, वो हमने सब अच्छे से समझ लिया। अब इनके माध्यम से हम क्या करेंगे, जो हमारी बुक में एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न दे रखे हैं हम उनको हल करेंगे। अगले की जो भी एक्सरसाइज है हम इन जो सूत्र हमने पढ़े इन सब के माध्यम से, लाल बटे कक्का के द्वारा जो सूत्र निकाले हमने, उन संबंधों के माध्यम से हम अगले की एक्सरसाइज को हल करेंगे।